अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर तो बजट के मुतालिक है। आइंदा माली साल का बजट आने वाला है और आज पिछले माली साल के हवाले से इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था। इस पर इसहाक डार साहब वफाकी वजीर खजाना प्रोग्राम में आगे चल के हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से और दीगर अहम मुल्की इशूज के हवाले से। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम नवाज शरीफ साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म साहब की तबीयत अब कैसी है? थैंक यू गरीदा। प्राइम मिनिस्टर की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है और तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं माशाल्लाह। जो मेरी आज मुझे अभी अपडेट मिली है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को अभी कुछ देर में वो कुछ कदम चलाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी सर्जरी है। 4 ग्राफ्ट हुए हैं उनके, 3 लेग में से हुए हैं, 1 शोल्डर में से हुआ है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ी सर्जरी थी। तो आज कल उन्होंने उनको थोड़ी देर के लिए बेड से उठा के थोड़ी देर के लिए चेयर पे बिठाया था एंड ही वाज फाइन, और उनके जो चेस्ट के ड्रेन्स थे वो भी रिमूव कर दिए उन्होंने, सो ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर। और अब जो उनको सेडेशन दी हुई थी उससे भी ही इज कमिंग आउट ऑफ इट माशाल्लाह, रिस्पॉन्डिंग, टॉकिंग। और आज वो कह रहे थे कि दे विल प्रोबेबली रात तक वो शिफ्ट करेंगे उनको प्राइवेट रूम में, लेकिन बिफोर दैट आईसीयू में वो उनको थोड़ा सा चंद कदम चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अदरवाइज माशाल्लाह ही इज वेरी अलर्ट। माय फैमिली इज विद हिम, माय मदर एंड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो उनके साथ वो टाइम भी स्पेंड करते हैं, बातें भी करते हैं। कल मेरी उनसे 2 मिनट की बात हुई थी फरीदा, फर्स्ट टाइम उन्होंने सर्जरी के बाद किसी से बात की फोन पे। और क्योंकि मैं ही नहीं हूँ सिर्फ उनके पास, बाकी सारे फैमिली उधर ही है, तो उन्होंने मुझे अपनी आवाज सुनवाई और वो ठीक थे। थोड़ा गले में जो ट्यूब्स होती हैं उस वजह से थोड़ा सोर थ्रोट था, बट उन्होंने बिल्कुल अलर्ट थे, मुझसे बात की, मुझे तसल्ली दी और उन्होंने कहा कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरी सर्जरी अच्छी हो गई और तुम बिल्कुल फिक्र ना करना। तो माशाल्लाह ही इज प्रोग्रेसिंग वेल, और जो उनके सर्जन्स हैं दे आर वेरी हैप्पी विद हिज। तो मरियम साहिबा ये बताइएगा कि क्या वज़ीर आज़म साहब ने कोई बात भी की है पाकिस्तान के बारे में? आपने कहा कि वो कुछ रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, तो क्या कुछ बात की है उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक, अवाम के मुतालिक कुछ बात की है उन्होंने? अब जैसे खरीदा ये जो रात को तूफान आया और नुकसान हो गया, जाने भी कुछ कीमती ज़ाया हो गई, चली गई, जो छतें गिर गई, लोगों की दीवारें गिर गई रात को इस्लामाबाद में जो तूफान आया जी। तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई जब आज प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आया मुझे थ्रू हिज डॉक्टर, जो उनके पर्सनल फिजिशियन है साथ गए हैं, कि जो कैड मिनिस्टर हैं उनको कहें कि उनको 5 लाख रुपया फी जो लॉस हुआ है, फी जो डेथ है वहां जाके उनको दें और लोगों की मदद करें और जाके पूछें लोगों को, उनको अनअटेंडेड ना छोड़ें। और इस तरह का जब मैसेज मुझे आज सुबह मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसका मतलब है कि वो माशाल्लाह पूरा इन कमांड और रिस्पॉन्डिंग, और पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन उनको वहां भी मिल रही है और वो उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। मुझे उनका मैसेज आया था कि ये कैड मिनिस्टर तक भी मेरा मैसेज पहुंचाएं, तो मैंने फिर पहुंचा दिया उनको। आपने मरियम साहिबा खुद ही तूफान का जिक्र कर दिया है, जो कल एक वेदर स्टॉर्म आया था। ये बताइएगा कि मुल्क में बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि कोई सिविल मिलिट्री डिवाइड का तूफान आने वाला है, कोई और गैर सियासी तूफान आने वाला है, और खासतौर पे जब कल ही नून लीग की हुकूमत ने स्टेप इन किया है पहली बार अपने किसी भी टेन्योर में, चौथे पार्लिमानी साल में। तो ये बताएं कि आपको कोई सिविल मिलिट्री डिवाइड का तूफान नजर आता है, कोई मार्शल लॉ का तूफान आपको नजर आता है? देखिए गरीदा, एक होता है असल तूफान और एक तूफान होता है जो वो कहते हैं ना स्टॉर्म इन अ टी कप। एक तूफान होता है जो क्रिएट किया जाता है, इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है, वो एक शरारती एलिमेंट्स जो हैं वो हर जगह होते हैं दुनिया में और वो ये तूफान क्रिएट करते हैं। लेकिन मेरे सामने, मेरी नज़र में गरीदा, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, मुझे तो ऐसा कोई तूफान नज़र नहीं आ रहा। और शुक्र है अल्लाह ताला का कि प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट ने अपने 3 साल पूरे किए, इंशाअल्लाह ताला 5 साल भी पूरे करेगी, उसके बाद अगले 5 साल भी पूरे करेगी। तो तूफान उठते रहते हैं, बैठते रहते हैं,
हम मुकाबला करते रहते हैं। मरियम साहब, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। पहले तो ये अफवाहों की हद तक था महदूद, लेकिन कल एक बहुत जिम्मेदार सियासी शख्सियत ने इस पे एक सियासी बयान भी दे दिया। पिछले कुछ अरसे में मुसलसल जब से पनामा का मामला शुरू हुआ था, ये अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई थी कि शायद वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके कुछ इख्तलाफात हैं अपने भाई वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई थी, लेकिन कल बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट कर दिया कि चौधरी निसार साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और इनकी कैंपेन जो है वो नाकाम हो गई है। तो आप बताइए कि क्या कोई इख्तलाफात हैं ऐसे शरीफ फैमिली में और नून लीग की पार्टी में? जहाँ तक चीफ मिनिस्टर का सवाल है तो मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर जिस तरह का भाई है वो मेरा ख्याल है वालिद भी समझते हैं, अपना लीडर भी समझते हैं। तो शायद गरीदा ऐसी बातें करने वालों को हमारे फैमिली स्ट्रक्चर का पता नहीं है, हमारी फैमिली वैल्यूज का पता नहीं है और हमारी फैमिली इथॉस का पता नहीं है। क्योंकि हमारी जो फैमिली वैल्यूज हैं, जो हमारा एक बहुत क्लोज नेट फैमिली है माशाल्लाह, वो इन लोगों की तवक्कुआत से बहुत ज्यादा हैं। जिन लोगों ने शायद इतनी स्ट्रॉन्ग एक फैमिली सपोर्ट या इतनी फैमिली का वो बॉन्ड नहीं देखा होता, शायद वो इस तरह की कयासराइयां कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये एक रिश्ता क्या होता है और ये सियासत से, इक्तदार से बहुत बढ़ के होता है। और मेरे कजन्स के बीच में भी जो राइवलरी बनाई हुई है, मैं तो सुन के सिर्फ मुस्कुराती हूँ, हंसती हूँ, क्योंकि इन लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि चीफ मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की, मेरी और मेरे कजन्स की, हमारी किस तरह की मेंटल एक अंडरस्टैंडिंग भी है और एक हमारी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह रिश्ता भी है, जिसमें इक्तदार या जिसमें पॉलिटिक्स कोई कंसिडरेशन नहीं है। और जहाँ तक आपने चौधरी निसार साहब की बात की बिलावल भुट्टो साहब के बयान में, तो आई थिंक बिलावल भुट्टो साहब को शायद अभी वो कम उम्र हैं, उनको शायद इतना तजर्बा नहीं है। चौधरी निसार साहब की पॉलिटिक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ शुरू हुई थी और प्राइम मिनिस्टर के साथ जहाँ तक मेरा अंदाजा है, जिस तरह की वो उनकी कॉमरेडशिप है प्राइम मिनिस्टर के साथ, क्लोजेस्ट हैं, उनकी बात प्राइम मिनिस्टर सुनते हैं और उनकी बात में वजन होता है। ही इज वन ऑफ द डिसीजन मेकर्स और पूरी पार्टी में उनकी रिस्पेक्ट है, फैमिली में उनकी रिस्पेक्ट है, वो ही इज लाइक अ फैमिली मेंबर। तो ऐसी जो कयासराइयां है वो सिर्फ कयासराइयां हैं, उसमें कोई कयासराई करने वाले का मकसद हो सकता है। ठीक है मरियम साहिबा, आपने कजन रिवलरी की बात की है तो यहाँ सवाल करना चाहूंगी कि क्या आप ही वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की, एंड बीइंग हिम अ पॉलिटिकल लीडर, क्या आप उनकी सियासी जानशीन होंगी? अब गरीदा ये तो अल्लाह ताला को पता है और ये पाकिस्तान के अवाम फैसला करते हैं कि वो किसको देखना चाहते हैं, किसको देखना नहीं चाहते। लेकिन मैंने जहां तक आपको बताया कि मेरा जो कजन है वो मेरा हमजा की अगर आप बात कर रहे हैं, वो मेरा राइवल नहीं है बल्कि वो मेरा छोटा भाई है। और जितनी रिस्पेक्ट वो मेरी करता है, जितना हमारी आपस में एक अच्छा माशाल्लाह बॉन्ड है, वो मेरा ख्याल है अगर वो रिश्ते के जो आपका रियल ब्रदर या रियल सिस्टर होता है उस तरह, उससे भी बढ़ के, और वो बहुत पुराना है, वो सियासत से बहुत पहले से करता है। और वो मेरा जो कजन है वो बहुत रिस्पेक्टफुल है, मैं उसके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उसको भी कामयाब करे। और जो किस्मत है, जो कौन आगे आएगा कौन पीछे नहीं आएगा, अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सक्सेसफुली जितनी भी साजिशें हुई हैं उसको उनका मुकाबला करते हुए आज तक माशाल्लाह अच्छे तरीके से कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, बल्कि न सिर्फ कोएग्जिस्ट करते हैं बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, एक दूसरे की सबसे बड़ी सपोर्ट है। तो जो इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करने वाले या उन पे कोई उम्मीदें लगा के बैठने वाले, ये जान लें कि हमजा और मेरा बिल्कुल वही रिलेशनशिप है जो चीफ मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का है। हम न सिर्फ एक दूसरे की स्ट्रेंथ है बल्कि अपने वालिदैन के लिए, उनके जो वालिद हैं, मेरे चचा हैं, मेरे जो वालिद हैं, उनके लिए हम न सिर्फ कोशिश करेंगे कि एक सपोर्ट बने, पार्टी को स्ट्रेंथन करें, बल्कि एक दूसरे की भी सपोर्ट बने। वक्त के साथ साथ जो फैसले होते हैं ये अवाम का फैसला होता है और मैं कुछ
मेरे अभी तक बिल्कुल भी कोई ऐसी कंसिडरेशन नहीं है कि मैंने ये करना है या वो कोई प्लानिंग। मरियम साहिबा, लेट मी पुट अ क्वेश्चन। मरियम साहिबा, लेट मी पुट अ क्वेश्चन हियर। 2013 में आपने अपने वालिद साहब के लिए इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, उनके लाहौर में कौमी असेंबली के हलके के लिए। मुझे सवाल करने दीजिए कि क्या 2018 में आप खुद इंतखाब लड़ेंगी? मैं आपकी राय, आपका फैसला जानना चाहूंगी। फरीदा, इसमें मरियम नवाज का फैसला आई थिंक काउंट नहीं करता। इसमें पार्टी एल्डर्स का फैसला, पार्टी के हेड का फैसला, और जो हमारे सीनियर मेंबरान हैं पार्टी के, अगर वो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे उनको लगा कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो मैं फिर भी हाजिर हूँ। और अगर मुझे पीछे रह के काम करना पड़ा और कोई ऐसा मौका आता है कि जब मेरी सपोर्ट की जरूरत पड़ती, मैं बहुत खुशी से वो भी करने को दूँ। मैंने अभी तक मरीम साहबा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी कि अगर मुश्तरका TORs बन जाते हैं पनामा के हवाले से और फिर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए वंस अगेन खत लिखने का मामला आता है, तो वजीर आजम साहब की वतन वापसी का इंतजार किया जाएगा या लंदन से ही उनसे डायरेक्शंस लेके वजारत कानून खत लिख देगी? होगा कैसे ये मामला? देखिए फरीदा, ये जो TORs का मामला है, आई थिंक मुझे इट्स नॉट माई प्लेस टू कॉमेंट ऑन दैट। उसकी वजह ये है कि ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू भी है, इसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व है। तो मैं खामखा बीच में कोई ऐसा कमेंट देके चीज़ों को और ख़राब या कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगी जी। लेकिन अगर इसमें प्राइम मिनिस्टर की किसी किस्म की एडवाइस की जरूरत पड़ती है जी। या प्राइम मिनिस्टर की इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, तो प्राइम मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं और उनसे वहां भी बातचीत हो सकती है। इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते में वो पाकिस्तान खैर से आ भी जाएंगे, ठीक, तो तब वो आके अपने मामलात को खुद देखेंगे, खुद संभालेंगे। वहां से भी अब तो आपको पता है कि कितना आसान है हर चीज, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो दौर है और डिजिटल है, हर चीज एक्सेस हर तरह से हो सकती है। जिस तरह उन्होंने स्काइप के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो इस तरह से आई थिंक वो एक्सेसिबल है। अगर कोई किसी भी मौके पे उनकी जरूरत पड़ती है जी, तो उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो एट ऑल टाइम इंश्योर्ड है, और वो अपने स्टाफ के थ्रू, अपने मिनिस्टर्स के थ्रू, और कोई भी जब भी चाहे उनको कॉन्टैक्ट कर सकता है, कोई डिसीजन लेना है तो भी ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम नवाज शरीफ साहिबा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हमसे बात कर रही थी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे सवाल करेंगे कि आइंदा माली साल का बजट अवाम दोस्त है या नहीं। जी, वेलकम बैक। आइंदा माली साल का बजट कल अनाउंस होने जा रहा है। ये बजट अवाम दोस्त होगा या नहीं, आपको बताएंगे इस सेगमेंट में। जी, मुस्लिम लीग नून ने जब 3 साल पहले इक़्तिदार संभाला तो मुल्क की मईशत पे लर्जा तारी था। आदादो शुमार हालात की खराबी का इंदिया दे रहे थे। 480 अरब रुपए का सर्कुलर डेट हुकूमत को मुंह चढ़ा रहा था। 3 साल बाद मुल्क की मईशत में बेहतरी की नवीद तो आई है। गैर मुल्की अखबारात और मुआशी माहिरीन इसकी अच्छी खबर सुना रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद बहुत से अहम सवाल अभी बाकी हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि अगले माली साल का जो बजट कल पेश होने जा रहा है, क्या वो अवाम दोस्त होगा या नहीं, यही सवाल लेके चलेंगे। हम वफाकी वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा सर कि कल जो आप बजट देने जा रहे हैं, इसमें अवाम के लिए खुशखबरी क्या है और ये अवाम दोस्त होगा या नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बजट की तफसील तो गरीदा बीबी जाहिर है कि नहीं दे सकता मॉरली एंड लीगली, वो तो तफसील कल ही होगी। देखिए, हमारी गवर्नमेंट का पूरा फोकस था 3 साल पहले जो मुल्क की मईशत की हालत थी को हमसे ढकी छुपी नहीं थी। पाकिस्तान को जून 14 में दिवालिया होने का अंदिया दिया जा रहा, और खुदा न खास्ता अगर वो चीज पूरी होती तो फिर आज पता नहीं हम किस परेशानी में होते। और 127 रुपए का डॉलर की बात हो रही थी, और फिर 170 की और 200 की। तो 3 साल में जो हमने सफर तय किया है कौमों की जिंदगी में, आप जब खराबी आती है तो 1 साल में या चंद महीनों में नहीं आती, और ना ही वो 1 साल या चंद महीनों में ठीक होती है। ये कई सालों की हमारी बिजली का बहरान हो या मईशत की
मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो कि सारी दुनिया में उसको डिक्लेयर कर चुकी थी। दुनिया के बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान से कारोबार, फाइनेंशियल इदारे बंद कर चुके थे। पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो पॉजिटिव से स्टेबल से पॉजिटिव नेगेटिव हो चुकी थी। तो हमने वो सफर अभी तय किया है 3 साल में, जो कि तकलीफ दे सफर था, और आज अल्लाह के फजल के करम के साथ दुनिया के बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान की मईशत को एक स्टेबल मुस्तहकम और एक स्टेबल मईशत यानी करार दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बड़े बड़े मुआशी इदारे पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल करार दे रहे हैं, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं, और मेरे पास इसी साल अप्रैल की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल तो हो गई है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही। नहीं, देखे ना, ये अब ग्रोथ का सफर शुरू हो चुका है, और ग्रोथ भी यानी माजी के मुकाबले में तो हमने तीनों साल 4% से ऊपर ग्रोथ की है। ये इस साल पहले साल 4% जो थी वो अपना हाईएस्ट थी पिछले 5-6 सालों में। इस साल जो 4.71 है ये 8 सालों में हाईएस्ट है। अभी हमारा ये हदफ जो 4.71 नहीं है, हमारा हदफ तो 6 से 7% है। मैं वही कहने जा रही थी कि आइडियली तो 7-8 होना चाहिए। पूरे साउथ एशिया में सबका जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान फॉल बिहाइंड कर रहा है। डॉक्टर साहब, नहीं, ऐसी बात नहीं। अब दुनिया में पहले 6 कंट्रीज में है इस वक्त जीडीपी ग्रोथ के हवाले से, और इस साल हमारी जो कपास की फसल जो हमारी खराब हुई, और हमें वहाँ 28% हमारी कपास की फसल जो है वो कम हुई पिछले साल के मुकाबले में, उसने हमें 0.5 या आधा फीसद हमारी जीडीपी ग्रोथ वो खा गई, सिर्फ एक कपास की फसल। वरना ये 5.2% ये साल खत्म करते हम जून अगले महीने में। तो हमारा जो अगले साल के लिए हदफ है 4.7 से बढ़ा के जो आने वाला साल है 5.7 इंशाल्लाह करेंगे, और फिर इसको उससे अगले साल में यानी 6 से 7 के दरमियान इंशाल्लाह लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम ज़राई शोबे में अपना वो हदफ हासिल ना कर सकें, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। लेकिन इसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट का हदफ अपना हासिल नहीं कर पा रहे। हम खासतौर पर टैक्सेस का हदफ, डॉक्टर साहब, जो कि वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि टैक्स रेवेन्यूज बूस्ट करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। डॉक्टर साहब, आप इस टर्म में कम से कम 2 टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स ला चुके हैं, लेकिन दोनों अपेरेंटली नाकाम हुई हैं। देखिए, जहां तक टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ताल्लुक है गरीदा बीबी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। विद होल्डिंग टैक्स, जो लोग टैक्स गुजार नहीं है कि वो एक कीमत अदा करें कौम को, और कौमी खजाने में टैक्स गुजार ना होने की वजह से नॉन फाइलर जैसे कहते हैं। और ये जनाब मुशर्रफ के जमाने में इस तरह की अटेम्प्ट हुई, 22 दिन की हड़ताल कारोबारी बरादरी ने की और उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया। फिर पिछली जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसने 3 दिन के अंदर सिमिलर सॉर्ट ऑफ जो था उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया। हमारी हुकूमत ने उसको विड्रॉ नहीं किया। जो अगर कामयाब स्कीम नहीं हुई तो आज लोग अगर टैक्स गुजार नहीं बने और 10,000 के करीब बने तो उनको तो वो एग्जम्पशन मिल गई, वो होल्डिंग टैक्स अब नहीं अदा कर उनके लिए जरूरी है, ना ही अदा करेंगे 0.4%, क्योंकि वो एक रेगुलर टैक्स पेयर बन गए हैं। और जो नहीं बने वो लोग आज आपको अभी भी 0.4% अपनी ट्रांजैक्शंस के ऊपर, जो बैंकिंग सारी ट्रांजैक्शन उसको पैसे दे रहे हैं। करीब 21 अरब रुपया कौमी खजाने में आएगा। तो हम इस बजट में जो टैक्स गुजार नहीं है उनके लिए जरा और मुश्किलात पैदा करेंगे। तो हमने पिछली हुकूमतों की तरह इस पेनल्टी को कह लें या इस मेयर को कह लें कि हमने उसको खत्म नहीं किया, रोल बैक नहीं किया। हमने ये कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि भाई अगर आप टैक्स गुजार बन जाओ तो आपको एक फालतू कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब एक सवाल की इजाजत दीजिएगा। जो विफाकी काबीना से मंजूर हुआ है बजट, उसके खद्दो-खाल के मुताबिक तो ये महसूस हो रहा है कि जो पहले से टैक्स गुजार तबका है उस पे ही कल के बजट में मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे। क्या ऐसा है? क्या टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है? आपकी आवाज गरीदा बीबी बहुत कट रही है। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? डेफिनेटली। आपने मेरे सेल पे किया तो मैं मीटिंग से उठ के आया, आपकी आवाज कट रही है। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच कि आप मीटिंग से उठ के टाइम दे रहे हैं। आपकी आज मसरूफियात भी बहुत ज्यादा होंगी। मैं रिपीट कर रही हूँ डॉक्टर साहब आपके लिए सवाल कि विफाकी काबीना में जो बजट मंजूर करवाया गया उसके खद्दो खाल से ये तासुर मिल रहा है कि जो पहले से टैक्स गुजार तबका है उस पे मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। क्या ऐसा ही है कल के बजट में? नहीं, इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। हमारा पूरा फोकस जो है इस बजट का और अगले बजट का और इंशाल्लाह फिर उससे अगले बजट का वो होगा
मुआशी तरक्की, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और उसके लिए हमने जैसे एग्रीकल्चर में आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं जी। हमने इस दफा अपना हदफ नहीं हम अचीव कर सके, उसकी वजह से हम 4.7% है, बजाय हम 5% क्रॉस करते। उसके लिए आपको कल बजट में हुकूमत की तरफ से इकदाम नजर आएंगे कि हम उसको कैसे अपनी एग्रीकल्चर जो है, काश्तकार बहन भाई हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, ज़री शोबा है, उसको हम कैसे मदद करें कि वो आने वाले साल में अपने इस मुल्क में जीडीपी ग्रोथ में अपना हिस्सा डाले, क्योंकि पाकिस्तान की 21% है पाकिस्तान की मजमूई कौमी आमदनी पैदावार का। तो इसलिए कल उसके लिए मैयर होंगे। एक्सपोर्टर जो है, हमारी एक्सपोर्ट्स इंतहाई जरूरी हैं बढ़नी, और उसमें करीबन 10% का फॉल हुआ है। ऑल्दो दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस नीचे गिरने की वजह से तमाम दुनिया में एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, लेकिन हमारी कई एशिया ऐसी हैं जिनकी क्वांटिटी ज्यादा गई है, लेकिन यूनिट प्राइस कम होने की वजह से वैल्यू कम मिली है। हम एक्सपोर्ट, 5 मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए हम कल एक्शन इंशाल्लाह लेंगे, और आप देखेंगे तो हम जो हमारी मुआशी तरक्की या जीडीपी ग्रोथ को अब पुश करने के लिए, उसको ऊपर ले जाने के लिए इकदाम हैं, वो प्लान किए गए हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसके लिए हम अपने जो फिजिकल इंटरवेंशन हैं, फिजिकल मेजर्स हैं, वो बजट के लिए लें, और जो फाइलर हैं उनको मजीद कोई बोझ ना डाला जाए, लेकिन जो नॉन फाइलर हैं, जो कि पूरी कौम की आवाज है कि जो टैक्स गुजार जिसका बनता है वो नहीं देता, उसको आप जरूर पकड़ें, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो टैक्स गुजार है उसके ऊपर बोझ ना डाला जाए। डॉक्टर साहब, क्या आप खुशखबरी दे सकेंगे कि जैसा कि रिपोर्ट किया जा रहा है कि कोई 150 अरब के नए टैक्सेस कल बजट में लगने जा रहे हैं, क्या ऐसा कोई है? देखिए, नए टैक्सेस मसलन अगर हमने पिछले 2 साल में जो SROs थे, जो कि गिने जाते थे जी पसंदीदा लोगों के लिए या पसंदीदा कोई शोबों के लिए या पसंदीदा जो सेक्टर्स के लिए कुछ स्पेशल इंसेंटिव दिए गए थे, जो कि बहुत तनकीद होती थी, हमने उसको 1/3 पहले साल में खत्म किया, 1/3 हमने उसको दूसरे साल में खत्म किया, 1/3 जो है वो हम उसको इस साल खत्म करेंगे। जो पहले 2 खत्म हुए उसमें पहले किसी को एतराज नहीं हुआ, क्योंकि कोई, मैं समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, हर एक के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और स्पेशल कंसेशनरी SRO जो है उसको खात्मा जरूरी था। और हमने तो FPR और फाइनेंस मिनिस्टर की पावर्स खत्म कर दिए कंसेशनरी SRO के लिए। मां सवाए खुदा ना खास्ता अगर कोई क्लैमिटी हो, कोई नेशनल सिक्योरिटी इशू हो, कोई सोशल इकोनॉमिक इशू हो, तो बड़े 3-4 एक एरियाज हैं जिसमें इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल को कैबिनेट की है, उसको इख्तियार है। लेकिन डॉक्टर साहब, 1 दिसंबर लास्ट ईयर जो मिनी बजट आया था जिसमें 40 अरब के टैक्सेस, वो भी रिपोर्टेडली कल के बजट में शामिल होने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें, एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आपसे हम फिर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ फ्यू मिनट्स के लिए वक्त जरूर दीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वजीर खजाना डॉक्टर साहब कल के बजट पे मजीद बात करेंगे हमारे साथ। जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कल जो बजट होने जा रहा है उस पर विफाकी वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब से। डार साहब, आपसे ब्रेक पर जाने से पहले मैं नए लगने वाले टैक्सेस के मुतालिक सवाल कर रही थी। ये बताइएगा कि जो आवाम के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, बिल्कुल आम, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, बाइसिकल्स हो गई, स्टेशनरी हो गई, इस तरह की दीगर चीज़ें, क्या इन पर तो कोई टैक्स नहीं लगने जा रहा? देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो हमारी रोजमर्रा की एशिया की है जो कंजम्पशन, और जो हमारे आम जो बहन भाई जो कॉमन सिटीजन है जो इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर को बोझ न डले। और दूसरी पूरी कोशिश होगी कि जो फाइलर हैं, जो टैक्स गुजार हैं, उनके ऊपर भी बोझ न डले। और अगर आप उसमें जब बजट की तफसील देखेंगी तो उसका पूरी कोशिश ही होगी कि इसको ज्यादा से ज्यादा इसकी जो हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें हमने पूरी तरह स्टिंजी या जिसको कहते हैं बड़ी कंजूसी के साथ बजट बनाया है। उसको हम 4% से ज्यादा नहीं दे रहे। हमें अपनी जो डिफेंस के लिए बजट होगा उसकी करीबन 11% के करीब उसकी इंक्रीज होगी। जो हमारी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, तरक्याती अखराजात, क्योंकि हमारा मुल्क अंधेरों में इसीलिए गया था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई हाईवेज नहीं थी, कोई बिजली का कारखाने नहीं लग रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। हमने इस मुल्क के तरक्याती अखराजात को 3 साल में डबल किया है। हमने इस मुल्क में जो पिसा हुआ तबका है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, उनको 40 अरब से उठा के 107 अरब पे लेके गए हैं, और 35 लाख जो
जो फैमिलीज थी उसको हमने 53 लाख पे फैमिलीज जो हम लेके गए हैं, उनके 12,000 स्टाइपेंड को हमने 18,800 स्टाइपेंड में लेके गए। ये काम करने वाले हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसको तरक्याती जो काम है उसकी तरफ फोकस किया जाए, जो हमारा पिसा हुआ तबका उसकी तरफ उसको मद्देनजर रखा जाए और आम आवाम पे बोझ ना पड़े। आपने देखा कि अभी आज यानी हमने 24 घंटे नहीं हुए कि हमने 1 जून से करीबन 8.5 अरब का जो बोझ था, जो इंटरनेशनल दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं तमाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, तो हमने फैसला किया कि हम उसको नहीं बढ़ाएंगे। ताकि लेकिन डॉक्टर साहब, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी ये कहती है, आईएमएफ की रिपोर्ट भी ये कहती है कि दुनिया में जब ऑयल प्राइसेस कम हुई तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी पाकिस्तान के अवाम तक नहीं पहुंचा। वो फायदा पाकिस्तान के अवाम को तेल की कीमतें कम होने का नहीं मिला। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम पूरे खित्ते में हमारी कीमतें सबसे कम है। वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। और हमने जो अगर बड़ा सिंपल गरीदा बीबी फॉर्मूला है, जब $117 का बैरल था तो अगर 17% हुकूमत को मिलते थे तो करीबन $20 पे, और अगर वो जब 35 या $40 पे चला गया तो उसी के ऊपर जो 17% टैक्स था वो करीबन $8 मिलता था। हुकूमत ने सिर्फ अपने जो टैक्सेस पोर्शन को प्रोटेक्ट किया वो भी सारा नहीं किया, उसको भी मैक्सिमम पास किया। आज 2013 के मुकाबले में मेरे ख्याल 5 में से 4 आइटम मैं आपको नंबर्स के साथ दिखा सकता हूं कि सेल टैक्स आज कम है उस जमाने से भी, मासवाए एक आइटम के। डॉक्टर साहब, ये आइटम्स डिबेटेबल है, मेरे सामने भी पड़े हैं, लेकिन मुझे एक और अहम सवाल का डॉक्टर साहब जवाब दे दीजिएगा। आप इतनी मेहनत के साथ दिन रात मेहनत करते हैं, आप रात अपने ऑफिस में गुजारते हैं, वहीं पे सोते हैं, वहीं पे खाना वगैरह आप खा रहे होते हैं, इतनी मेहनत से आप बजट बनाते हैं, लेकिन मर्दमशुमारी के बगैर इतनी मेहनत का कोई फायदा हासिल हो सकता है डॉक्टर साहब, जब आपको पता ही ना हो कि आपके मुल्क में 18 करोड़ हैं, 19 करोड़ हैं, 20 हैं, 21 हैं, 22 हैं, कितने हैं, तो कितने बंदों के लिए आप बजट बनाएंगे डॉक्टर साहब? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि गरीदा बीबी, कौमों की जिंदगी में प्रायोरिटीज होती हैं। जो मैंने बताया कि ये 3 साल में क्या प्रायोरिटी थी, मईशत को ठीक करना। 3 साल में क्या प्रायोरिटी थी कि कराची के अमन को वापस लाना और पूरे वजीरिस्तान और टेररिज्म के अगेंस्ट एक जंग को शुरू करना। जून 14 में शुरू हुई, कराची के अमन के लिए सितंबर 13 में शुरू हुई, और इस वक्त हम हालत जंग में हैं। ठीक है, पीक पे पहुंच चुकी है। इस वक्त कामयाबियां अल्लाह ताला ने बहुत दी हैं, उसके लिए आर्म फोर्सेस मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। लेकिन जब मुल्क हालत जंग में है और हमने जो मर्दमशुमारी करनी है उसकी इंटेग्रिटी, उसकी जो है यानी नंबर्स की, ताकि वो मुतजाद ना हो, और एक्सेप्टेबिलिटी, उसकी वेरासिटी, वो उसके लिए माजी की प्रैक्टिस ये है कि हर इन्यूमरेटर जो एक जाता है मर्दमशुमारी के लिए एक हल्के में, उसके साथ एक फौजी होता है या सिविल आर्म फोर्सेस का बंदा होता है, और उसके ऊपर जो एक अम्ब्रेला उनकी जो अपनी एक सिस्टम है, उनका एक सर्टेन नंबर के ऊपर एक उनका सीनियर, फिर उसके ऊपर उनके खाने का बंदोबस्त करने वाले। तो नंबर हमारा सिविल साइड के जो टीचर्स होते हैं वो तमाम इंतजामात जो हैं वो आगे भी तैयार थे, लेकिन मुल्क हालत जंग में था और है, तो इसलिए वो हमारे फौजी जो भाई हैं उनको या सिविल आर्म फोर्सेस के लोगों को स्पेयर नहीं किया जा सकता था, और नहीं किया जा सकता है। एक दूसरा ये है कि 2 सूबों में, हमारे 2 सूबों के ये बड़ा सीरियस एतराज था कि अगर अब आप मर्दमशुमारी करेंगे तो हमारी डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी रिफ्यूजीज की वजह से। जो पनाह गुज़ीन पाकिस्तान में हैं, अगर वो भी शामिल हो गए तो उनकी डेमोग्राफिक चेंज होती है। तो मैं समझता हूं कि इतने लेजिटिमेट जो वजूहात थी, तो उस वजह से ये अनफॉर्चुनेटली हमें इसको पोस्टपोन करना पड़ा है। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह करे बड़ी जल्दी पाकिस्तान ज़र्बे अज़ब जो है इसको मुकम्मल फतह के साथ इंशाअल्लाह इसको खत्म करे, तो फिर इंशाअल्लाह मर्दमशुमारी जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ऑल द बेस्ट कल बजट प्रेजेंट करने के लिए, और कल के लिए आपको फिर जहमत देंगे। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि इसहाक डार साहब ने जो बातें की हैं, जो दावे किए हैं, ये हुकूमती दावे कितने सच हैं और कितने झूठे हैं, ये बात करेंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब से।
जी वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वजीर खजाना इसहाक डार साहब से। पिछले माली साल और आइंदा माली साल के हवाले से कुछ हुकूमती दावे उन्होंने आपके सामने रखे। ये दावे कितने हकीकत पर मबनी हैं, कितना इसमें फसाना है, यही एनालिसिस के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है साबिक वजीर खजाना जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब ने। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने डार साहब की तमाम बातें बड़े तहम्मुल से सुनी, कैसी लगी आपको उनके दावे? देखें, दार साहब हमेशा बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बड़े सुलझे हुए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और अच्छी पॉजिटिव आउटलुक वो डेफिनेटली देते हैं, इवन इफ द थिंग्स आर नॉट दैट रोजी, बट उनका काम है कि उसको करना। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कि जो इम्प्लीमेंटेशन के मेकनिज़म्स हैं पाकिस्तान के, वो उतने अच्छे नहीं हैं जितने के दार साहब एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को ही ले लें जी, तो अगर आप पीपल्स पार्टी के 5 साल देखें तो उनकी एवरेज ग्रोथ मेरा ख्याल 3.5% के करीब बनेगी, और अगर आप PMLN के 3 साल देखें तो वो एवरेज ग्रोथ कोई 4% के करीब बनेगी। सो नॉट मेजर डिफरेंस, मतलब वो स्टेटिस्टिकल एरर के रेंज ऑफ विद इन प्लस और माइनस 5% वाली बात में वो दे आर मोर और लेस इक्वलेंट। बट द मेन डिफरेंस वाज कि पीपल्स पार्टी के वक्त में ऑयल प्राइसेस वर ओवर $100 अ बैरल, और उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान की इकॉनमी में एक क्राइसिस आया हुआ था। उसी की वजह से आपका पावर क्राइसिस आया, उसी की वजह से आपका एक किस्म का ये सर्कुलर डेट का क्राइसिस आया, एंड द इकॉनमी टैंक्ड। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब जब $40 पे तेल की कीमत आ गई है तो भी आपका ग्रोथ रेट उसके नजदीक ही है। आई मीन वी शुड हैव एक्चुअली नाउ ग्रेजुएटेड टू वेयर साउथ एशिया इज, कि आप इंडिया का कल नंबर आया है। सलमान शाह साहब, बाय द वे मैं आपको क्यों नहीं कर रहे? एक स्टेटिस्टिक बताऊं कि इंडिया का कल ही एक लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है, 7.95% ग्रोथ, एंड दैट वाज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। डार साहब से मैंने सवाल किया कि पूरे साउथ एशिया में मुआशी तरक्की हो रही है, हमारे यहाँ सिर्फ, अब हमारा आधा है उससे। अब ये है बात कि भाई इंडिया को भी ऑयल का बेनिफिट मिला, उन्होंने उसका बड़ा फायदा उठाया, कैपिटलाइज किया उसको। हमने आई थिंक पावर सेक्टर जो है वो हमारे गले में बैठ गया है, और उसने जितना हमें नुकसान पहुंचाया है मेरा ख्याल और किसी चीज़ ने नहीं पहुंचाया। और अभी तक हम कह रहे थे कि हमारे बहुत एक्सपर्ट्स हैं। वी ऑलवेज थॉट कि पीपल्स पार्टी इज़ वेरी बैड इन गवर्नेंस एंड एवरीथिंग, और PMLN के पास बड़े एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन अगर आप पावर सेक्टर को देखें तो बॉटम लाइन इज़ दिस कि जब $40 अ बैरल पे आया तेल, तो ऑल आर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स शुड हैव बीन रनिंग एट फुल कैपेसिटी, एंड देयर शुड बी नो लोड शेडिंग। आई मीन अभी भी 8-8 घंटे जो लोड शेडिंग है, हमें आई थिंक इट शुडंट बी देयर, क्योंकि आपके पास कोई तकरीबन टोटल कैपेसिटी जो है कोई 23,000 मेगावाट्स की है, जिसमें से 6,000 हाइडल है और बाकी जो है वो थर्मल है। और थर्मल जो है वो तेल की वजह से हम यूज नहीं कर रहे थे, अब तेल सस्ता हो गया तो तेल, लेकिन उसके बावजूद सनदी शोबा अपना हदफ हासिल नहीं कर पाया। दैट्स व्हाई, बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक इनपुट। और एक जो सबसे तशवीशनाक बात है मेरे ख्याल में वो ये है कि अब जो खबरें आ रही हैं कि जो नई कैपेसिटी हम ऐड कर रहे हैं कोयले की, दैट इज कमिंग इन एट, जो ग्रिड में जो वो जाएगी बिजली, दैट विल बी एट अबाउट 8.5 to 9 cents पर यूनिट। And last week we saw that Mexico has just given an award at 4 cents a unit, and UAE, just across the Gulf over here, उन्होंने 3.9 cents a unit पे contract दिया। Now electricity, remember, is a basic input into manufacturing. It is a basic input into agriculture. बिल्कुल सही। And अगर आप गोइंग रेट से डबल रेट पे बिजली फीड इन करेंगे और उसके बाद उसमें हमारा जो निज़ाम है जिसमें 25-30% लॉसेस भी होंगे, चोरी भी होगी, और वो जब बाय द टाइम हमारे कस्टमर तक पहुंचेगा तो वो 10 सेंट की नहीं होगी, वो 15 सेंट की होगी, तो यू विल नॉट बी एबल टू कम्पीट।
एक चीज़ जो ऑयल क्राइसिस ने की है दुनिया में, इट हैज़ मेड द वर्ल्ड वेरी वेरी कम्पेटिटिव। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात कर रहे थे कि इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम नेगेटिव ग्रोथ हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी जो प्रोडक्टिविटी एंड कम्पेटिटिवनेस इतनी ख़राब है कि जो दुनिया की प्राइसेस हैं उस पे हम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। आई मीन वेरी सिंपल काइंड ऑफ कंपैरिजन आप देखें कि गंदम के ऊपर हम फार्मर से 1300 रुपये पर मॉन्ड पे ख़रीदते हैं, वर्ल्ड प्राइस इज़ 800 रुपीज़। सो हमारा फार्मर तो 800, तो उसकी कॉस्ट भी नहीं है, उसकी कॉस्ट भी उससे ऊपर है। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि एग्रीकल्चर में जो हमें करना चाहिए था, नंबर 1, अब डॉक्टर साहब ने अनाउंस तो किया कि कल कोई ज़रूरी शोबे के लिए वो पैकेज दे रहे हैं। ये कोई छोटा काम नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑलमोस्ट यू आर 40 to 50% बिलो वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी लेवल्स एंड वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस, तो आपकी एनर्जी कॉस्ट, डीजल पे सबसे ज्यादा टैक्सेस हैं, बेसिक इनपुट इनटू एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर पे बेशुमार टैक्सेस हैं, पेस्टिसाइड पे टैक्सेस हैं। सलमान शाह साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू टैक्स का वो भी मैं आता हूँ। हम पिछले बट फार्मर के लिए पानी का कोई प्रोजेक्ट हम नहीं बना रहे। I mean, we are not creating any more reservoirs, और जो हमारे existing reservoirs हैं, जो वो पुराना deplete हो नहरी रहे हैं। निजाम है उसी पे रिलाई कर रहे हैं। वो पुराना नहरी निजाम में पानी भी कम हो रहा है, क्योंकि आपके बड़े डैम्स जो हैं तरबेला एंड मंगला, दे आर सिल्टिंग अप एंड दे आर लूजिंग देयर कैपेसिटी टू स्टोर वाटर। और अगर आप इस वक्त क्राइसिस देखते हैं फ्रॉम थर टू चोलिस्तान टू बलोचिस्तान टू केपी के, जो पर्टिकुलरली रूरल एरिया की पॉवर्टी है, मेल नरिशमेंट है और स्टंटेड ग्रोथ है, और इट्स बेसिकली कि वी हैव फेल्ड टू टेक वाटर टू दीज प्लेसेस। अगर थर में अगर आपकी कनाल एक पहुंच जाती, जो कि हमने शुरू की थी, अभी तक नहीं वो कंप्लीट हुई, बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द वाटर। सो एग्रीकल्चर को तो बहुत ज्यादा ज़रूरी शोबे पे काम करने की जरूरत है। अगर मैं आपके क्विक कमेंट्स ले सकूं टैक्स नेट के हवाले से, डॉक्टर साहब ने तो कहा कि वो कोई नए टैक्सेस नहीं लगा रहा है, अवाम को उन्होंने तसल्ली दी, बट व्हाट डू यू सी? आई थिंक टैक्स एरिया इज द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया, और टैक्स जो एरिया है वो विदाउट रिफॉर्मिंग FBR, इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव a fair and equitable tax.